Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। So फ्रेंड्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है कैसे रेस्पिरेशन होता है एनिमल में, यानी जंतुओं में कैसे श्वसन होता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा था कि रेस्पिरेशन कहते किसे हैं। एक बार फिर से मैं रेस्पिरेशन को बताती हूँ, उसके बाद आगे की क्लास, ठीक है, रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड है, आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो रेस्पिरेशन क्या होता है, सेल में होने वाला एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जिसका यूज़ हम अपनी जो भी बॉडी की एक्टिविटी होती है उनमें करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, और साथ में कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, इसलिए क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये चीज़ हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो रेस्पिरेशन है उसको। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है तो आप क्या यही बोलेंगे कि सांस को लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन है? ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेशन है उसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ओनली सांस को लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन नहीं है। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उनकी बात हम आज करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है उसके जितने सारे स्टेप हैं उनको आसानी से पढ़ने के लिए हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। वो कौन से भाग हैं? तो पहला भाग है बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक श्वसन। ठीक है, बाह्य श्वसन को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंग्लिश में, और जो आंतरिक श्वसन है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। सबसे पहले बात करती हूँ मैं बाह्य श्वसन क्या होता है। तो सेल के अंदर और सेल के बाहर ये प्रोसेस क्रिएट होते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैंने सबसे पहले बताया है कि ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस है। सो सेल के बाहर जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। और सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक श्वसन, या फिर इसे सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। दो चीज़ें आपको क्लियर हुई एकदम साइलेंट माइंड से, मतलब कि कहने का मतलब शांत होके आप कंसंट्रेट होके, साइलेंट माइंड जैसे भी आप सोचें, लेकिन कंसंट्रेट होके सुनिए मेरी बात। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इस वजह से ध्यान दीजिए आप इस चीज़ को। बाह्य श्वसन क्या होता है, सेल के बाहर होने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। और सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है। आंतरिक श्वसन को एक और नाम से जानते हैं, कोशिकीय श्वसन, इंग्लिश में सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बाह्य श्वसन की बात कर लेती हूँ। इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में आ जाए कि ब्रीदिंग क्या है, बाह्य श्वसन है कि आंतरिक श्वसन है, तो कम से कम आप इस चीज़ को तो समझ पाएँ, है ना। तो उसी चीज़ को हम यहाँ बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बाह्य श्वसन की बात करते हैं। बाह्य श्वसन क्या होता है, सेल के बाहर होने वाला प्रोसेस बाह्य श्वसन कहलाता है, और इसके अंतर्गत आता है ब्रीदिंग, जैसे हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। अब फ्रेंड, मुझे प्योर तो नहीं लिखना आया, मे बी यहाँ पे सिटी पर वाला सा है या यही आधा सा है, मैंने आधा सा लिखा है। ठीक है, बट इसकी इंग्लिश सही है। ओके, तो ब्रीदिंग को हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, जो कि किसके अंतर्गत आता है, बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है, सेल से बाहर होने वाला प्रोसेस है। ओके, तो ब्रीदिंग क्या होता है मैम, तो ब्रीदिंग को समझने के लिए इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला है अंतः श्वसन, दूसरा है निःश्वसन, जिसे उच्च श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इंग्लिश में बात करें, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग जो है दो भागों में डिवाइड है, एक है इनहेलेशन, एक है एक्सहेलेशन। यहाँ पे दो स्टेप होते हैं। सबसे पहला इनहेलेशन क्या होता है मैम, तो देखिए, सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना, यानी वायु को, मैं सांस की बात कर रही हूँ, वो कहने का मतलब क्या, वायु को अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतः श्वसन कहलाता है, इनहेलेशन कहलाता है। और वायु को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन, यानी निःश्वसन या फिर उच्छ्वसन बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। देखिए, सांस को लेना, सांस को छोड़ना, सांस को लिया, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन,
दोनों चीज़ें क्लियर हुई आपको। इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होता है, एनसीईआरटी में लिखा था O2 समृद्ध वायु को लेना खींचना क्या कहलाता है, इनहेलेशन कहलाता है, और CO2 समृद्ध वायु को बाहर करना या निकालना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन कहलाता है। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर बात करी जाए कि हम एटमॉस्फेयर से क्या सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, तो नहीं, हम तो सारी गैसेस लेते हैं, जितनी सारी गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में सारी की सारी लेते हैं, है ना। तो कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये सारी गैसेस प्रेजेंट है कहाँ, हमारे वातावरण में। तो हम क्या करते हैं, वायु के मिश्रण को लेते हैं, ठीक है, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन को लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जब हम इनहेलेशन करते हैं, यानी जब सांस को अंदर खींचते हैं, तो जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो कौन कौन सी गैसें लेते हैं और कितना % उनका लेते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जितना % प्रेजेंट होता है उतने % को हम क्या करते हैं, लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वही बात कर लेते हैं हम। नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में कितना है, 78% है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% है। ऑक्सीजन कितना है, 21% है। सो ये जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इनके जो % है ये भी मैंने लिखा है। तो हम क्या करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, ये वायु का मिश्रण है, ये क्या है, वायु का मिश्रण है, और इसको हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। वायु का मिश्रण है, वायु का मिश्रण है, और इसी को क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर खींचते हैं। अब ये तो हो गया अंदर खींचने वाली बात। अब आते हैं हम निःश्वसन की तरफ, एक्सहेलेशन। क्या जब हम बाहर छोड़ते हैं तो जितने % में मैंने लिया है इनको, जितना % है वायु का, क्या इतने ही % में बाहर करते हैं, इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, नाइट्रोजन को हमने कितने % लिया, 78%, लेकिन जब हम एक्सहेलेशन करते हैं क्या उस समय भी 78% होता है, यानी जब बाहर करते हैं तब भी इतना होता है। तो जी हाँ, नाइट्रोजन को जैसे लेते हैं वैसे ही एटमॉस्फेयर में हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। आगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा लेते हैं हम लोग, 0.03% लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते समय कितना छोड़ते हैं, तो वो होता है 4%। मैम यहाँ तो बढ़ रहा है ना, यहाँ देखो 0.03% और यहाँ कितना है, 4% है, 4 है। अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो 4.4%, ठीक है, ओवरऑल 4% बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, तो आप उस हिसाब से करना। सो कार्बन का अगर % देखा जाए तो यहाँ पर बढ़ जा रहा है। मैम बढ़ा क्यों, अभी बता रहे हैं आपको, है ना। आगे आइए, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितना लेते हैं, 21% लेते हैं, है ना। और यहाँ बात करी जाए जब बाहर छोड़ते हैं तो कितना छोड़ते हैं, तो हम भाई 17% छोड़ रहे हैं। अगर मैं पॉइंट में बात कर लूँ तो वो होता है 16.4, ठीक है, 16.4 ये होता है। सो अगर इन दोनों में बात करी जाए तो मैम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो घट गया, ये कैसे हुआ, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए, मैंने बताया रेस्पिरेशन हम क्यों करते हैं, इसलिए ताकि हमें एनर्जी मिले। और ये एनर्जी मिलती कैसे है, जब ऑक्सीजन हमारी सेल्स में जाता है, बॉडी के अंदर जितनी सारी सेल्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर जाता है, तो वहाँ प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, जिसको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। और तोड़ने के बाद क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं। सो ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ पर यूज़ हो रही है, यूज़ होने के कारण यहाँ क्या हो जाता है, इसका % कम हो जाता है जब हम बाहर इसको छोड़ते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा कैसे मैम, तो देखिए मैंने बताया कि जब ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ठीक है, इसमें जब ऑक्सीजन इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो ये टूटता है CO2 + H2O में, ठीक है, CO2 + H2O में। अभी बैलेंस करके दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। ATP एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी है।
इसमें जब ये टूटता है ना तो ये तो यहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है, यूज़ अब सारी सेल्स में जाएगा ऑक्सीजन तो यूज़ होगा, इसलिए इसका परसेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन फॉर्मेशन भी तो कर रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जितनी सारी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं वो क्या कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी कर रही हैं। तो यहाँ पर लिया तो मैंने इतना था, लेकिन जो ये अलग से बनी है ये भी इसमें ऐड हो जाएंगी और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। सो इसलिए क्या होता है, इसका परसेंट बढ़ जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि बाह्य शोषण क्या होता है। सेल के बाहर होने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, बाह्य शोषण कहलाता है। आगे बात करें इसके अंतर्गत क्या आता है, तो ब्रीदिंग आता है। ब्रीदिंग दो टाइप से, इसमें दो स्टेप फॉलो होते हैं, पहला इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन। सांस को लेना इनहेलेशन, छोड़ना एक्सहेलेशन। जब इनहेलेशन करते हैं तो हम वायु को क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। और वायु में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, 78, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 और ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है 21%, 21%। सो इन गैसों के मिश्रण को क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं। और उसके बाद बात करें जाए एक्सहेलेशन के थ्रू, तो नाइट्रोजन जैसे लेते हैं उतना ही परसेंट बाहर कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, लेते 0.03% है लेकिन छोड़ते कितना है, 4%। अगर मैं पूरा पॉइंट में बात करूँ तो 4.4, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लेते हैं 21%, लेकिन क्या होती है, इसकी मात्रा घट जाती है, 17% बाहर छोड़ते हैं। पॉइंट में बात करूँ तो 16.4, ठीक है। इतने परसेंट क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। उसका कारण क्या है, यहाँ पे क्या क्यों बढ़ा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फॉर्मेशन भी होता है हमारी सेल्स में, जिसके कारण इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। उसको भी हम बाहर करते हैं। ब्लड क्या करता है, लंग्स के पास लाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और लंग्स क्या करता है, नाक नीचे से धकेलता है, और धकेलने के बाद क्या होता है, नाक के थ्रू बाहर हो जाती है वो, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, इसलिए क्या होता है, इसका परसेंट घट जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अब आइए यहाँ बात करते हैं आंतरिक शोषण क्या होता है। तो सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, आंतरिक शोषण कहलाता है। ये चीज़ें मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं, मैं बोल रही हूँ, यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आंतरिक शोषण कहते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है। कोशिकीय श्वसन, उसका कारण क्या है, ये प्रोसेस सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कोशिकीय श्वसन। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम लोगों ने बाह्य श्वसन के अंतर्गत लिया है वो कहाँ जाती है, सेल में जाती है। और सेल में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उसको वो क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या प्राप्त होता है हमें, तो हमें प्राप्त होती है एनर्जी। साथ में मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ये स्टेप कहाँ फॉलो होता है, आंतरिक शोषण के अंतर्गत होता है, और ये सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। मैं ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ, ये किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको समझा दिया कि आंतरिक या कोशिकीय शोषण होता क्या है। अब एक बार यहाँ में जो मैंने लिखा है उसको पढ़ती हूँ, ठीक है। वो लिखा है, वातावरण से ली गई वायु, जो हमने एटमॉस्फेयर से वायु लिया है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो मिक्सचर लिया है गैसों का, उनको जो लिया है वो क्या आगे क्या प्रोसेस हो रहा है, बॉडी के सभी भागों में, ठीक है, बॉडी के जितने सारे भाग है उसमें जाती है, और अंततः यानी फाइनली कहाँ पहुँचती है, प्रत्येक सेल में ले जाया जाता है, किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सेल में यह ऑक्सीजन भोजन यानी जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, उसका क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस सेल के अंदर होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। जो मैंने यहाँ लिखा उसको मैंने ओरली पहले समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, जो सेलुलर रेस्पायरेशन है वो भी दो प्रकार से होता है मैम, ठीक है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से होता है। पहला होता है वायवीय या फिर ऑक्सी श्वसन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। और दूसरा होता है अवायवीय, हिंदी बहुत टिपिकल है, अवायवीय बोलते हैं, या फिर अनाक्षी श्वसन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन। क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि ब्रीदिंग जो है वो अंतः श्वसन के अंतर्गत आए, सॉरी हाँ
अंतःश्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, तो खटाक से जवाब आना चाहिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और मैं पूछ लूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंतर्गत आएगा, तो इंटरनल के अंतर्गत, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है लेकिन इस ग्राफ के थ्रू नहीं लिखी हैं, ठीक है। ग्राफ मैंने खुद बनाया और उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। और आई थिंक आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं, ये दो टाइप हैं किसके, सेलुलर रेस्पिरेशन के, ये क्या होते हैं। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वह रेस्पिरेशन यानी वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, ठीक है। यानी जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, या जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो, यानी ऑक्सीजन जब प्रेजेंट हो तब ब्रेक डाउन हो, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सी रेस्पिरेशन बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, ऑक्सी श्वसन, है ना, या वायवीय यानी वायु की उपस्थिति में जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, वायवीय या फिर ऑक्सी श्वसन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन O2 की प्रेजेंस में होता है तो उसे ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगी वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। इधर बात कर लेते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो अब्सेंट होती है, यानी यहाँ जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, ठीक है। दोनों चीज़ क्लियर हुई। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, तो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक चीज़ और याद रखना, जब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो वहाँ पर प्रोडक्ट कुछ और बनता है, और जब अब्सेंस में होता है तो वहाँ पर प्रोडक्ट कुछ और बनता है, उत्पाद जो होता है वो कुछ और बनता है, ठीक है। एनर्जी दोनों से मिलती है, इससे भी मिलती है, इससे भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीटली पूरी तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और यहाँ पर पार्शली होता है, अंशतः होता है, पूरी तरीके से नहीं होता, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब वो प्रोडक्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लूकोज है ना, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन यानी टूटने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, किसका, CO2 का फॉर्मेशन करता है, ओके। दूसरा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, किसका, वाटर मॉलिक्यूल का करता है। और तीसरा एनर्जी यानी ATP का फॉर्मेशन करता है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP क्या है, एनर्जी है, जो एनर्जी है उसकी करेंसी को ATP बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ की जो करेंसी है रुपया, वैसे जो एनर्जी की करेंसी है वो क्या है, ATP है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में। अब आते हैं इधर, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज टूटता है, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है ना, उसके अनुपस्थिति में टूटता है, तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है तो एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल। अगर मैं उसके फॉर्मूले की बात करूँ तो ये होता है C2H5OH, ठीक है। ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ये तो आपको पता होगा, CO2 बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉर्मूले अगर बात करूं तो। और एनर्जी यानी ATP का फॉर्मेशन होता है। तो नोट करके मैंने इसे लिखा है, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वायवीय श्वसन होता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, जब अवायवीय श्वसन होता है यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। अब मैम ये बताइए कि ये दोनों प्रोसेस होते कहाँ हैं, तो मैं बात करूँ इसकी, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ह्यूमन के अंतर्गत होता है, हम लोगों में होता है, ठीक है। ये हम लोगों में जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना। और इसकी बात करें तो ईस्ट, जिसे ईस्ट क्या है, एक फंगस है, ठीक है, यूनिसेलुलर फंगस है। इसमें क्या होता है, यही होता है क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी इसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, यानी इसको एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं
करती, ये क्या करता है, बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करी जाए तो कुछ और भी बैक्टीरिया भी हैं, अन्य जीव भी हैं, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ETC कर दिया। एक चीज़ और, ये जो प्रोसेस है ये हम ह्यूमन में भी होता है। तो मैम थोड़ा सा ये चौंकाने वाली बात है कि हम में कैसे होता है, हम तो बिना ऑक्सीजन के जीवित ही नहीं रह सकते। तो देखिए ये सही है, ये लॉन्ग टाइम हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अगर ह्यूमन में ये रेस्पायरेशन होता है तो कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है, ये कब होता है मैम, ये बता दीजिए। तो ये जब होता है जब हम बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, यानी जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकली वर्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टहल लेते हैं, तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें ऐंठन हो जाती है ना, दर्द महसूस होता है। जब फर्स्ट टाइम कोई दौड़ता है तो क्या होता है, जब पैरों से चला नहीं जाता। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, बाहर से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को लेने लगती है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को लेने लगती है, यानी उसे अंदर की जो ऑक्सीजन में कमी है उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो उसे मिल नहीं पाती है। तो उस समय जो हमारे सेल होती है वो क्या करती हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन करती है, यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती हैं। और जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती हैं तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है तो उसी के कारण क्या होता है, हमें पेन महसूस होता है। ठीक है, जो हमारी मसल्स है उसमें ऐंठन महसूस होती है, और जब हम उनकी सेकाई कर लेते हैं या मालिश कर लेते हैं तो हमें क्या होता है, बेटर फील होता है। ठीक है, मतलब ठीक हो जाता है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड फिर से किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाता है, जिससे क्या होता है, कंप्लीटली ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर से सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, यानी हमारा ब्लड सर्कुलेशन फिर से सही हो जाता है। तो हो सकता है ये सारी चीज़ आपको अभी ना समझ में आई हो, तो मैं इसको अभी लिख दूंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि ये क्या होता है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, और प्रेजेंस में होता है, एब्सेंस में होता है तो एनारोबिक कहलाता है, और प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक कहलाता है। ठीक है, जब प्रेजेंस में होता है तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और क्या है, एनर्जी। ठीक है, और जब एब्सेंस में होता है तब किसका फॉर्मेशन होता है, तो एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और किसका होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये किस में होता है, ईस्ट में होता है, बट यही चीज़ अगर ह्यूमन में हो रही है तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बात करते हैं मसल्स क्रैम्प के बारे में, यानी जो हमारी मांसपेशियाँ उसमें ऐंठन क्यों आ जाती है, मैंने बता दिया है बट एक बार नोट डाउन भी करा दूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम बात कर रहे थे एरोबिक रेस्पायरेशन की, जिसमें हमने कहा था ये प्रोसेस ह्यूमन में भी होता है, लेकिन कब होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सारी चीज़ें बता दी थी, बस आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाई है, मनुष्य में अवावी या अनाक्सी रेस्पायरेशन या श्वसन। ठीक है, इसमें क्या कैसे होता है, देखिए हमारी जो सेल्स होती है उसमें भी क्या होता है, अवावीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है या कर सकते हैं, लेकिन ये जो होता है ये थोड़े टाइम के लिए होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। ठीक है, करती हैं या कर सकती हैं। और ये कब होता है, तो ये तब होता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो कब कमी होती है, जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तभी तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जब कभी दौड़ो और उसके बाद रुको तो कितनी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वही चीज़ है, ये तब होता है जब ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में क्या होती है, कमी हो जाती है। जैसे कब, जैसे बहुत देर तक व्यायाम कर लें हम, है ना, और तेज़ी से दौड़े, कई घंटों तक क्या करें, टहलें, साइकिल चलाएं, ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण क्या होता है, ओवरऑल क्या कर सकते हैं, जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस टाइम हमारी जो सेल्स हैं वो क्या करती है, एनारोबिक रेस्पायरेशन करती है, वो थोड़े टाइम के लिए होता है। अब जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो पार्शली होता है, अंशतः होता है। ठीक है,
कंप्लीटली नहीं होता। तो जो ब्रेक डाउन होता है उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, तो ये जो ग्लूकोज है इसका जब O2 के एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एक एसिड बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है उनमें क्या होता है, स्टोर हो जाता है, और जिसके कारण हमें ऐंठन या क्रैम्प जिसे बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था मसल्स क्रैम्प जो होते हैं किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड। ठीक है, कैसे बना ये भी मैंने बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पूछा गया, इंपॉर्टेंट है भी। तो ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें स्टोर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मसल्स क्रैम्प या ऐंठन होती है, दर्द होता है, हमको ना पेन महसूस होता है। ये चीज़ आपको समझ में आई। और उसका कारण क्या है बताया मैंने, ये स्टोर हो जाता है, कंप्लीटली इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है। लेकिन जो जहाँ पर ऐंठन है, जहाँ पे पेन हो रहा था, क्या करते हैं, उसको हम मालिश करते हैं, गर्म पानी से धुलते हैं, तो हमें क्या होता है, रिलैक्स फील होता है। ठीक है, ठीक ठाक महसूस होता है। और जब ये ठीक होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कैसे ठीक हो जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड जब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, जब गर्म पानी से धोते हैं, मालिश करते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाता है। यानी इस ग्लूकोज का क्या हो जाता है, कंप्लीटली क्या कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके कारण फिर से हमें रिलैक्स महसूस होता है, ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से होता है। इसके स्टोर होने के कारण ब्लड का सर्कुलेशन बाधित हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें पेन महसूस होता है, मसल्स क्रैम्प महसूस होते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो मैंने नीचे लिखा है, जो मैंने बोला वही लिखा है। ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में, यानी जो मसल्स होती है, मसल्स में क्या करता है, क्रैम्प यानी खिंचाव क्या करता है, उत्पन्न करता है, और इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पार्शली ब्रेक डाउन होने के कारण लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और जब हम सोल्यूशन इसका कर लेते हैं तो क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड फिर से CO2 और H2O में टूट जाता है, और जिससे क्या होता है, हमें रिलैक्स फील होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, ये भी समझ में आया होगा। इतना ही हमको पढ़ना था किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम लोग आगे बात करेंगे, हम लोग को मेनली पढ़ना है किसके बारे में, और भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनके बारे में किसके कहाँ से उनके कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, कौन से श्वसन अंग है, उनके बारे में पढ़ना है। तो सिर्फ उनके नाम ही हमें पढ़ने हैं, लेकिन ह्यूमन की बात करें तो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल दे रखा है, और ऑर्गन के नाम दे रखे हैं, एक सीरियल में लगाने के लिए दे सकता है, तो उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी हम लोग इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, मानव श्वसन तंत्र के बारे में। बहुत ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन